Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Political Science, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। आज अपने थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी का फर्स्ट जो टॉपिक है उसको लेंगे, राजनयिक का स्वरूप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजनयिक क्या है, राजनयिक का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने थर्ड ईयर में पढ़ा है, फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति पढ़ा आप लोगों ने, कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विदेश नीति होती है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहता है और उसी के संदर्भ में वह दूसरे राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है। क्योंकि मॉर्केंथो ने कहा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक राष्ट्र जो है शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और जिन राष्ट्रों के पास शक्ति है वह उसको बनाए रखना चाहते हैं और जिनके पास नहीं है वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र के जो विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों के जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने का कार्य जो है राजनयिक के द्वारा किया जाता है, अर्थात राजनयिक प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यद्यपि राजनयिक शब्द जो है आधुनिक युग की देन है, लेकिन राजनयिक जो है बहुत पहले से ही विद्यमान है। इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता रहा है। कई बार हम राजनयिक और कूटनीति को एक मान लेते हैं, कई बार हम राजनयिक और विदेश नीति को एक मान लेते हैं, जबकि यह एक दूसरे के पूरक अवश्य हैं लेकिन पर्यायवाची नहीं है। जैसा कि राजनयिक और विदेश नीति, विदेश नीति साध्य है और विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का साधन जो है वह राजनयिक है। राजनयिक प्रतिनिधि जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा जो विदेश नीति निर्धारित की जाती है, दूसरे देशों के साथ हम संबंध किस तरीके के रखेंगे, किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, उसका निर्धारण जो है विदेश विभाग के द्वारा किया जाता है और उस विदेश विभाग के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य जो है राजनयिक के द्वारा, राजनयिक प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो राजनयिक और विदेश नीति जो है एक नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। उसी प्रकार से राजनयिक और कूटनीति, मतलब कि हम किन साधनों के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि कूटनीति से तात्पर्य जो है छल कपट, इन सब चीजों से, या अनैतिक साधनों का प्रयोग करना, इन सब चीजों से लिया जाता है, लेकिन कूटनीति का तात्पर्य आधुनिक युग में यह नहीं है। आधुनिक युग में ये कि हम अपने किन साधनों के माध्यम से अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इससे इसका मीनिंग जो है लिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रथम महायुद्ध से पहले अधिकतर राष्ट्र जो है पराधीनता की स्थिति में थे। कुछ एक राष्ट्र ही जो है स्वतंत्र थे, जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, सोवियत संघ है, इटली, जर्मनी, जापान। ये जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, यही राष्ट्र जो है स्वतंत्र थे। इसके अलावा भी कुछ राष्ट्र जो है स्वतंत्र थे और इन राष्ट्रों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने का कार्य किया जाता था, अर्थात महत्वपूर्ण निर्णय जो है इनके द्वारा ही लिए जाते थे। लेकिन उस समय इन राष्ट्रों की जनता जो है, नागरिक जो है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं होती थी। अंतर्राष्ट्रीय राज्य के संबंध में उनके द्वारा कोई
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में उनके द्वारा कोई विचार जो है प्रस्तुत नहीं किए जाते थे। उनके राजनीतिज्ञों के द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता था उसको वह सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उस समय तक न तो मीडिया इतना ज्यादा था, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है, आवागमन के साधन इतना ज्यादा नहीं थे, सूचनाएं पहुंचने का इतना ज्यादा जरिया उस समय उपलब्ध नहीं था, और उस समय तक सामान्य जनता में इतनी ज्यादा जागरूकता भी नहीं थी, और इस कारण से ही विदेश नीति निर्धारण का कार्य जो है, बनाने का कार्य जो है सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल और विदेश मंत्रालय के ऊपर जो है छोड़ दिया जाता था, और सामान्य जनता जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी सरकार जो है उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो ले लेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, आवागमन और संचार के साधनों का विकास हुआ, व्यापारिक प्रगति हुई, वैज्ञानिक उन्नति हुई, जनता की विचारशीलता में अभिवृद्धि हुई, और साथ ही साथ में जब प्रथम महायुद्ध हुआ तो उसके कारण से सामान्य जनता के रवैये में, उनकी सोच में जो है वो परिवर्तन हुआ, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहली बार ये महसूस किया गया कि सामान्य जनता को उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है युद्ध में धकेल दिया गया है, और उसके बाद धीरे धीरे करके सामान्य जनता जो है राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगी, दखल अंदाजी करने लगी, और उनको ये लगा कि उनके देश की जो नीतियां बनाई जाती हैं उनकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें राजनीति जो है वो महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है, क्योंकि विदेश नीति के निर्माण के पश्चात राजनीति ही वह महत्वपूर्ण साधन है जिसकी सहायता से राज्य अपने आपसी संबंधों तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। मतलब राजनीति की सहायता से संधियां, सैनिक अथवा आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक कल्याण जैसे कार्य जो है किए जाते हैं। मतलब कि राष्ट्रों के आपसी संबंधों के क्षेत्र में शायद शायद ही ऐसा कोई पक्ष होगा जो कि राजनीति के क्षेत्र में नहीं आता है। मतलब कि बिना राजनीति के हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति है, व्यवस्था है, विकास, ये सब राजनीति की सफलता पर निर्भर करते हैं। मतलब ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी राजनीति के ऊपर ही निर्भर करता है। चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें किसी न किसी राष्ट्र के साथ जो है संबंध रखने पड़ते हैं, और आज का युग जो अंतर्निर्भरता का युग है उसमें किसी भी राज्य का पृथक और एकाकी अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। तो आज जो है प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य है कि सभी राष्ट्र जो है मिलजुल कर रहें और अपने अपने हितों की पूर्ति करें, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थापना के लिए आज राजनीति की जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी भी नहीं रही, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इसी आधार ने राजनीति को जन्म लिया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम राजनीति के अर्थ और परिभाषा को लेंगे। धन्यवाद।